हेलो बच्चों। तो अपन गाउस लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना। ठीक है, तो गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच रहे हैं अपन, कुछ ऐसा ही है। देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, गाउस लॉ पढ़ा है और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ के कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम गाउस लॉ का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें वही काम करने के लिए मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, वो उन पॉइंट्स के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, वो आपके सामने है। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है बच्चों, मतलब चार्ज कहाँ पर है, लाइन पर है, और लाइन की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, चल काम करते हैं। तो अब इसके दो पार्ट हम समझेंगे। पहला पार्ट हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें डिस्कस करना है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इतना ध्यान रखिएगा, मैं जो लास्ट लाइन बोलूंगा ना इस पॉइंट की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम और वो जो लास्ट लाइन जो हम डिस्कस करेंगे वो। तो पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज बनाते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज बनाने के लिए एक लाइन बनाओ स्ट्रेट। यहाँ पे तो स्ट्रेट नहीं बनी हुई होगी, लेकिन आपकी कॉपी में स्केल के थ्रू स्ट्रेट बन जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपको चार्ज इंडिकेट कर देना है। इनफाइनाइट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट 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 ऊपर और डॉट 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 नीचे हमने बना देना है इसको। ठीक है, तो हमने बोला कि लेट्स सपोज दैट AB इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। AB जो है वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, एंड एट अ पॉइंट P which is r distance away from the line charge, we need to calculate the electric field and its direction. ठीक है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है वो समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों, कि अगर टोटल Q चार्ज दे रहे हैं इसकी L लेंथ को, ठीक है, इसकी L लेंथ के पास में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q/L होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी यूज करेंगे वैसे डेरिवेशन के अंदर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इस लाइन चार्ज की, Q/L है। हमने क्या किया, इसका जो ये पॉइंट लिया O, इससे स्मॉल l डिस्टेंस ऊपर की ओर गए और यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट हमने काट लिया है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमने काट लिया है, उसका लेंथ dl है। तो dl लेंथ के पास में dq चार्ज हो जाएगा और उस dl एलिमेंट का ये जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट को हमने लिख दिया a1। ठीक है, उतना का उतना l लेंथ हम नीचे की ओर गए। ठीक है, और यहाँ पर एक और एलिमेंट हमने काट लिया है, लाइन एलिमेंट काट लिया है, दैट इज A2। ठीक है, और ये इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज A2। तो ये समझिए A1 के पास में भी dq चार्ज है और A2 के पास में भी dq चार्ज है, क्योंकि दोनों की लेंथ dl सेम है। फिर दोनों A1 और A2 सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस A1 के पास में जितना चार्ज था, मतलब dq चार्ज था, इस dq चार्ज के कारण p पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये लाइन मिलाओ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE1। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए ना, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये वाला पॉइंट चार्ज उसको रिपेल करता तो इस तरफ लेकर के जाता। ठीक, फिर A2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, रिपल्शन देखो। ठीक, ये क्या होगा, DE2। डन। चलिए आप गौर करो, ये दोनों ट्राइंगल जो है दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर कॉन्ग्रुएंट, देखते हैं। तो यहाँ पर एल लेंथ है, यहाँ पर भी एल लेंथ है, दिस साइड इज कॉमन एंड हियर 90 डिग्री एंड हियर 90 डिग्री, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये वाला एंगल थीटा मान लें तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फ्रॉम सी पी सी टी क्या होगा, थीटा ही होगा। चलिए,
तो ये थीटा मिल गया। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर मिला रहा हूँ, तो अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाले एंगल्स भी क्या हुए, थीटा और थीटा के हुए। डन हुआ। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कि A1 के कारण था DE1 और E2 के कारण था DE2। तो अब इन E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी हैं। वो कंपोनेंट्स कैसे देखेंगे, तो ये देखो ऐसा लाइन आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम देखते हैं इस वाली लाइन पे, जो थीटा से कनेक्टेड दिख रही है आपको, इस वाली लाइन के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो हमने बोला कि DE2 है, तो थीटा से कनेक्टेड इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE2 cos थीटा। ठीक है, ये DE1 दिख रहा है, थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होगा इसका, DE1 cos थीटा, है ना। चलिए DE1 का जो थीटा से कनेक्टेड नहीं है कंपोनेंट, वो कौन सा होगा, तो हमने बोला DE1 sin थीटा। ऐसे ही DE2 का जो कंपोनेंट थीटा से कनेक्टेड नहीं है, दैट विल बी DE2 sin थीटा। ठीक, आपको पता चलेगा डायग्राम से DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा बोथ आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन। ऐसे ही पता चल रहा है, डायग्राम में ये बोल रहा है। अब थोड़ा समझिए DE1 और DE2 को समझ लेते हैं। तो समझना, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस ये और ये, मतलब A1P और A2P, A1P एंड A2P बोथ आर इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और इस A1 के पास में DQ चार्ज है, इस A2 के पास में DQ चार्ज है, तो P पॉइंट पर A1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तुमने लिखा K चार्ज DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A1P का स्क्वायर। ठीक है, A2 के कारण कितना होगा, तुमने लिखा K चार्ज वापस से DQ डिवाइडेड बाय A2P का स्क्वायर, और A2P और A1P तो इक्वल, इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, ये जो E1 और E2 है ना, DE1 और DE2, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट A1 DE1 and the electric field due to element A2 that is DE2 both are equal in magnitude. So DE1 sin theta and DE2 sin theta will cancel each other. Why? Because they are working in opposite direction and having same magnitude. इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम हुआ। क्यों, देखो DE1 और DE2 ये तो दोनों बराबर थे और दोनों के साथ में sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। The resultant electric field will be sum of DE1 cos theta and DE2 cos theta। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग टू द लाइन OP, ये लाइन है ना, दिस लाइन, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लाइन कैसी है, तो हम बोलते हैं उस पॉइंट को परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही है, किससे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से, है ना। इट शुड बी अलोंग द लाइन which is perpendicularly joining the point P to the line charge। ठीक है, ऐसा ही तो जा रहा है। ठीक, तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, the resultant electric field, ये ध्यान में रखिएगा, the resultant electric field at point P will be along line OP due to infinite line charge। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपको क्या इंडिकेट करना है, D1 sin थीटा D2 sin थीटा को कैंसिल कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ दीस टू, ये आपको लिखना है और फिर ये लिखना है डायरेक्शन में। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be along line OP due to infinite
लाइन चार्ज, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, कि उस P पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। काम करें तो अब मेन आता है, एग्जाम में डायरेक्शन नहीं पूछता है नॉर्मली, तो आप ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट बांध करके चल लीजिएगा कि डायग्राम बनाना है, लास्ट वाली लाइन चिपका देनी है वहां पर, ठीक है। अब अपन काम करेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सेकंड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप टॉपिक डाल लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम गाउस लॉ का यूज करेंगे। वो किस तरीके से, तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसा बना लेना है, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए देखो, गॉसियन सरफेस कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी सरफेस लो ना जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो हमने सोचा, समझा, जाना, परखा, सब कुछ काम किया, और फिर हमें पता चला कि अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे ना तो काम थोड़ा ठीक होगा। तो यहां पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली गई, ठीक है, एल लेंथ की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने बोला कि एल लेंथ के पास में क्यू चार्ज होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। और जो पॉइंट पी था ना वो यहाँ पर है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक डीएस एलिमेंट काट लिया पी पॉइंट के ऊपर, ठीक। और इस डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन देखना बताया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, ठीक है। चलिए, अब इस सिलेंडर के पास में कितने ओपन सरफेस होंगे या कितने इंडिविजुअल सरफेस हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं तो कर्व सरफेस, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। एक नीचे सर्कुलर सरफेस है और एक ऊपर सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करते हैं, तो हमने बोला कि ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस इसको बोला S1, नीचे वाला सर्कुलर सरफेस इसको बोला S2, और इस वाले को बोल दिया S3, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इनटू द लाइन, ये पॉइंट इसका ये मान लिया, तो इस पॉइंट को इस लाइन चार्ज से जोड़ने वाली ये जो लाइन है ना उसके अलोंग होना चाहिए, इस वाली लाइन के ऐसा, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही वापस से यहाँ पर इस पॉइंट को इस लाइन चार्ज से जोड़ने वाली लाइन यही तो होगी, इस लाइन के अलोंग, और पॉजिटिव है तो रिपल्शन वाली डायरेक्शन लेकर के जाओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इसमें भी तो ऐसे ही होगी, इस पॉइंट को इससे जोड़ने वाली लाइन है ना, ये दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला एरिया कहाँ की ओर देखेगा, S1 एरिया कहाँ की ओर देखेगा, तो हमने बोला ऐसा ऊपर की ओर देखेगा भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो ये कितना हो गया बच्चों, इसे हमने लिखा ds, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस और प्लेन। इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, ds वेक्टर, ये कहाँ की ओर देखेगा, नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि सर्किल कहाँ की ओर था, नीचे की ओर, तो फिर वो नीचे की ओर चला गया, ठीक। यहाँ पर एंगल हो गया θ1, S1 सरफेस था इसलिए θ1 लिखा, कितना डिग्री दिख रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ये S2 सरफेस है, S2 सरफेस के लिए हमने लिखा θ2, दैट इज अगेन 90 डिग्री। आप यहाँ पे S1 सरफेस देखो, E और ds दोनों के डायरेक्शन एक है, सो θ3 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। डन हो गया, ये समझ में आया। तो ये डायग्राम अच्छे से बन जाना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है बच्चों, हमने गाउस लॉ को यूज किया है। अब समझते हैं गाउस लॉ कैसे काम करेंगे, हमने लिखा यूजिंग गाउस लॉ। चलिए, गाउस लॉ क्या बोल रहा है, तो गाउस लॉ कुछ ऐसा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ बच्चों, ये तो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ flux, that is E dot ds should be equals to summation q divided by epsilon naught। और आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेंथ कितना है, L है, ठीक है। L लेंथ के पास में q चार्ज। ओके, काम करते हैं। तो ये टोटल क्लोज सरफेस है, पूरा जो सिलेंडर था ना, उसके लिए हमने क्लोज सरफेस यूज किया है।
अब अगर मैं सिलेंड्रिकल के 3 पार्ट बना दूं S1 S2 और S3 तो फिर ये क्लोज्ड सरफेस हट जाएगा। फिर ये क्या होगा, तो हमने बोला कि अब नेक्स्ट केस में इसके S1 S2 और S3 पार्ट की बात करेंगे, और जब हम इनकी बात करेंगे तो हम क्लोज नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सर्किल खुद क्लोज नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया खुद क्लोज नहीं होता, वो तो सिलेंडर था जो क्लोज था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds इज इक्वल टू समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो पहला डॉट हटाएंगे तो A डॉट B क्या होता है, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। तो S1 के लिए थीटा की वैल्यू देखो, तो हमने लिखा थीटा 1 लिखा जाएगा, S2 के लिए थीटा 2 और S3 के लिए थीटा 3 लिखा जाएगा। तो इसको फिर अपने नेक्स्ट में काम किया, ये हमने ओ हाँ ठीक है, ये होगा E ds cos थीटा 1 प्लस E ds cos थीटा 2 plus E ds cos theta 3 and that is equals to summation Q divided by epsilon naught। और यहाँ पे लिख दीजिएगा S1 सरफेस, S2 सरफेस और S3 सरफेस। अब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू पुट करो, उसी के साथ में समीशन Q को जगह हमने क्या लिखना है, Q, क्योंकि टोटल चार्ज हम Q मान के चल रहे हैं, कितनी लेंथ पर, L लेंथ पर। तो थीटा 1 की वैल्यू 90, थीटा 2 की वैल्यू 90, थीटा 3 की वैल्यू 0। तो मैं स्टेप में पुट कर रहा हूं, तो हमने लिखा E ds cos 90 S1, फिर इंटीग्रेशन वापस से S2 के लिए E ds cos 90 अगेन, फिर वापस से इंटीग्रेशन E ds cos 0 फॉर व्हाट, S3 सर्फेस। और समीशन Q की जगह Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये शायद दिख गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सभी को पता है 1 ही तो होती है cos 90 की वैल्यू, कितनी, 0। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, खत्म हो गया ये तो। cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये तो हट जाएंगे, सिर्फ ये टर्म रह जाएंगे। तो पता चला हमें कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन E ds और cos 0 की वैल्यू 1, कौन सी सरफेस थी, S3 सरफेस थी, इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब E को तो बाहर निकालते हैं, और इंटीग्रेशन किसका, ds का, वो भी S3 सरफेस के लिए, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ds सरफेस, ds ये S3 सरफेस थी कौन सी, तो हमने बोला कर्ड सरफेस है। किसी भी सिलेंडर के कर्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, मैंने तो शायद 2 पाई RH पढ़ा था बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 पाई RH ही है, वहां पर R क्या है, तो एक बार ध्यान रखना, दैट इज R, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस R। ठीक, और H कितना है यहाँ पर, L है, तो आप 2 पाई RH की जगह आप यूज करोगे 2 पाई RL, हाइट की जगह आपके पास में क्या है यहाँ पर L है। ठीक, तो हमने इसको क्या लिखना है, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E निकालना था, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, जो आप डालना चाहो। अगर आपने कोई पहले इक्वेशन डाल रखी है तो चेंज कर लीजिएगा, मैं भी 1 डाल रहा हूं। फिर हमने लिखा कि यहाँ पर अब देखो लाइन चार्ज डेंसिटी मैंने आपको लिखा रखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा था ना शुरुआत में, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने लिखा यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या था भाई, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L था, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखो Q बाई L दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर Q बाई L, इस Q बाई L की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, लैम्डा पुट करने वाले हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा भाई, देखो A इज इक्वल्स टू Q बाई L, Q बाई L की जगह लिखना है लैम्डा,
divided by 2 pi r and epsilon naught. That is the electric field due to infinite line charge. ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला है जो हमें जल्दी से याद नहीं रहता, तो इसे याद करने के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। क्या भाई, तो ये देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसे 2/2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है बच्चों। अगर इसे 2/2 से मल्टीप्लाई किया जाता तो यहाँ पे तो 2 लैम्डा हो जाता। ठीक, तो ऊपर तो हो गया 2 लैम्डा, होप आपको दिख रहा होगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो और आर। गौर करो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है डिनोमिनेटर में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वैक्यूम के लिए, के होता है। ठीक, तो हमने लिख लिया के, तो 2 ऐसा का ऐसा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से हट गया, दैट इज के, लैम्डा ऊपर था ही न्यूमरेटर में, एंड आर इज रिमेनिंग देयर। So electric field due to infinite line charge is 2k lambda divided by r. पता चला? इस चीज को उतार लीजिएगा। अब हमारे पास में ग्राफ का पार्ट, ये समझ में आया? इससे आपको पता है क्या चल रहा है। देखो जितना ज्यादा ये चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, ये जो इस लेंथ में जितना ज्यादा हम चार्ज डाल देंगे दैट इज चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे ये पी पॉइंट दूर जाता जाएगा, आर की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आर की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, चलिए काम करें, तो ग्राफ बनाते हैं, इसको उतार लीजिएगा प्लीज। ओके, तो हमें पता चल गया क्या भाई, ग्राफ के लिए काम कर रहे हैं, E is proportional to lambda line charge density. So the graph between line charge density या linear charge density and electric field, proportionality का ग्राफ तो सभी को पता होना चाहिए, ऐसा ही जाएगा, है ना, और यहाँ पे लिख दो E is proportional to lambda and electric field versus distance, E is inversely proportional to the distance. So inversely proportional हाइपरबोलिक, ऐसा ये भी सभी को पता होना चाहिए, ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 1/r के साथ में कर्व बनाऊं तो ये कर्व कैसा जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/r लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बताओ मेरे को ये कर्व कैसा जाएगा। तो अब इसको रीड आउट तरीके से करो, 1/r के साथ में करो। ठीक है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, समझना इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, ये पढ़ने का अंतर है, पढ़ने से ही हमें पता चल जाएगा। जब हम पढ़ रहे हैं 1/r के साथ में, इट इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा सीधी लाइन बना लीजिएगा, ये तो बनी नहीं मेरे से, है ना, ऐसा सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, पता चला ये। चलिए अब इसके ऊपर क्या है बच्चों, आपके एक बुक के अंदर ना कुछ पीछे न्यूमेरिकल है और मेरे हिसाब से एग्जांपल्स में भी क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो क्वेश्चंस जो है वो इजीली हो जाएंगे। अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि खुद ट्राई करो, इट इज गुड फॉर यू। अगर आपको बुक देखनी है तो बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से, आरबीएससी की साइट है वहां से। देखो सीबीएसई वाले बच्चे भी अगर चाहें तो आरबीएससी की बुक मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। जो मैटर आरबीएससी की बुक में है, जो एग्जाम्पल्स आरबीएससी की बुक में है, दे आर क्वाइट गुड, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ आरबीएससी बुक आर रियली क्वाइट गुड। ठीक है, तो आप उस बुक को डाउनलोड कर लो, उसमें काम करने का पैटर्न बहुत बढ़िया है, तो वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर दो, बचा हुआ डेरिवेशन वाला पार्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, अब गुड डे बच्चों, टेक केयर। मैं चाहूंगा कि आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।